इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। भले आप कुछ भी कहो, लेकिन इतना तो सही है कि मुल्क में हर रोज कोई ना कोई ऐसा काम करने की कुछ लोगों ने ठान ही ली है जिससे मुल्क में एक समाज, एक तबके को निशाना बनाया जाए। साथ में मौजूदा मोदी हुकूमत को इतना बड़ा बनाया जाए कि जैसे 2014 से पहले भारत का कोई वजूद था ही नहीं। और इसमें आपको गोदी मीडिया से लेकर सोशल मीडिया और भाजपा संघी विचारधारा का IT सेल पेश होकर अपनी खिदमत अंजाम देता रहता है। कंगना रनौत का बयान कोई अचानक का हुआ नहीं है और ये भी कोई बहुत बड़ी कामयाब फिल्मी अदाकारा तो नहीं है, लेकिन इस तरह के बयान देखकर वो हमेशा सुर्खियां बटोरना चाहती है। यह इसकी कोशिश भी है और यह ऐसा ही नहीं बल्कि मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी साजिशों के साथ अंजाम दिया जा रहा है। और इसी पस मंजर में आप पाकिस्तान से मैच हारने को लेकर मोहम्मद शमी के साथ किया गया उसे भी महसूस कर सकते हैं, जबकि उसके बाद मोहम्मद शमी ने बेहतरीन मुजाहरा किया, लेकिन इस पर तबसरा नहीं किया गया। अब इसी तरह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लेकर मामले को एक बार फिर मुस्लिम मुखालिफ बनाने की कोशिश की गई, जबकि सभी जानते हैं कि मुल्क को चलाने वाले अडानी जैसे सरमाएदार के अडानी पोर्ट से 21,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया, लेकिन कैसे ऐसी वारदातों को जानबूझकर छिपाया जाता है और हकीकत में छिप भी जाता है। मोदी हुकूमत के खिलाफ बोलने वाले सहाफियों को जेल में ठोंस दिया जाता है, UAPA लगाया जाता है, लेकिन पूरा देश इस पर खामोश रहता है। अब और आगे बढ़कर फिल्मों के जरिए मुस्लिम मुखालिफ माहौल बनाने का जिम्मा कैसे कुछ फिल्मी अदाकारों ने लिया, इसे भी समझने की जरूरत है। वैसे तो एक जमाने से मुसलमानों को फिल्मों में गुंडा, विलन, खलनायक बनाने का रिवाज रहा है। आपने देखा होगा कि फिल्म का नेगेटिव किरदार हमेशा पठानी लिबास में होता है। खैर, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि कुछ बात है हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौर जहां हमारा। हाल ही में रिलीज सूर्यवंशी के जरिए मुसलमानों में अच्छे और बुरे मुसलमान के तौर पर पेश किया गया और जाहिर है मोदी के करीबी और कनाडा के शहरियत अख्तियार कर भारत में देशभक्ति का ठेका लेकर देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले अक्षय कुमार इसमें अहम किरदार में है। इस फिल्म में किसी खान को लेने की कोशिश रोहित शेट्टी ने नहीं ली, बजाय उनके कि अक्षय कुमार, अजय देवगन और रणवीर सिंह को लिया गया। कई किरदार इसमें मुस्लिम निभाए गए हैं और इस फिल्म में यह साबित करने की कोशिश की गई है कि या तो मुसलमान कसाब है या फिर अब्दुल कलाम है। भारत में पाकिस्तानी आतंकियों के स्लीपर सेल कैसे होते हैं यह भी दिखाया गया, यानी कि हमारे इर्द गिर्द ही यानी आतंकवादी, दहशतगर्द रहते हैं, यानी किसी एक माशरे को इसमें निशाना बनाने की कोशिश की गई। लेकिन शायद फिल्म के डायरेक्टर इस बात से वाकिफ नहीं है कि अक्सर खुफिया जानकारी पाकिस्तान को पहुंचाने वाले जो पकड़े गए हैं अब तक जो फहरिस्त है वह गैर मुस्लिम है, जिसकी तवील फहरिस्त अगर आप गूगल भी करें तो मालूम हो जाता है, लेकिन मकसद कुछ और है। लिहाजा एक समाज को निशाना बनाने के लिए, इस तरह का माहौल बनाने के लिए फिल्मों का सहारा लिया जा रहा है। यही वो अक्षय कुमार है जिसने भारत में रहने से ज्यादा मुझे कनाडा में रहना अच्छा लगता है यह कहा था। इस पर देशद्रोही की दफाएं इसलिए नहीं लगेंगी क्योंकि मोदी की चापलूसी के साथ मुसलमान भी नहीं है, तभी तो कंगना रनौत जैसे B ग्रेड हीरोइन को पद्मश्री दिया जाता है और जब टीवी चैनल पर बैठकर आजादी को भीख कहती है तो कुछ लोग तालियां भी पीटते हैं। मतलब माहौल इस तरह बनाया जा रहा है कि जो आजादी के मायने को ही बदल कर रख दिया जाए। आजादी को इस तरह बदनाम करो कि आने वाली नस्ल जितने भी मुजाहिदे आजादी है इनका नाम ही ना ले, क्योंकि आजादी तो 2014 में मिली है। महात्मा गांधी पर तो कोई भी कुछ भी कह जाता है। अब तो गोडसे के मंदिरों को तामीर करने की होड़ लगी हुई है। हाल ही में हिंदू महासभा ने फिर ऐलान किया कि नथुराम गोडसे का मंदिर तामीर किया जाएगा। अब तो आहिस्ता आहिस्ता गोडसे जी कहा जा रहा है। अब फिल्मों के जरिए भी नफरती एजेंडा चलाने की कोशिश जारी है। वैसे तो योगी ने मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को उत्तर प्रदेश में कायम करने की बात भी पहले की थी। लिहाजा जिस कदर नफरती एजेंडे चलाए जा रहे हैं और अवाम की खामोश इस बात की दलील है कि क्या मुल्क नफरती एजेंडे के तहत तरक्की कर सकता है, क्या भाईचारे बरकरार रह सकते हैं। सोशल मीडिया के जरिए, IT सेल के जरिए अब तो महंगाई की भी हिमायत की जा रही है। अब वाकई इस तरह प्रोपेगेंडा के जरिए चुनाव जीते जाने लगे और महंगाई, बेरोजगार की कोई अहमियत ही आवाम की नजर में ना रहने लगे तो शायद इस मुल्क का मुस्तकबिल तारीखी है जिसे कोई नहीं बचा सकता। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मस्जिद पर होने वाली अजानों को लेकर काफी लोगों को तकलीफ होने लगी, जबकि अजान एक दावत है जो फलाही कामयाबी की तरफ बुलाते हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने अब यह फैसला दिया है कि नाइट क्लब और हॉर्न के जरिए आवाज की आलूदगी फैलाने वाले गाड़ियों पर कार्रवाई की जाए। यह फैसला गिरीश भारद्वाज की अर्दात पर सुनाया गया, जिसमें मस्जिदों से अजान के जरिए शोर की आलूदगी होने की बात कही गई थी। कर्नाटक हाई कोर्ट के ऋतिराज बेंच की सदारत में यह फैसला दिया गया। इसमें वक्फ बोर्ड के फैसले पर भी सवाल उठाते हुए कहा गया कि
वह बोर्ड कोई कानूनी महकमा नहीं है जिसने कम डिसेबल पर अजान देने की इजाजत दी हो, लिहाजा किसी भी स्पीकर को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक स्पीकर का इस्तेमाल ना करने का फैसला सुनाए जाने की बात सामने आई है। वह बोर्ड को किसी तरह का फैसला सुनाने की इजाजत नहीं है। वह बोर्ड ने किस कानून के तहत यह फैसला दिया गया है, इस पर जवाब भी तलब किया गया। अब ये सवाल उठता है कि क्या महज अजान को लेकर इतनी तवील बहस और मामले को इतना बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है? क्या अजान से वाकई लोगों को तकलीफ हो रही है, या महज तासुब को लेकर इतना सब कुछ किया जा रहा है? क्योंकि तमाम फैसले कानून के दायरे में ही नहीं बल्कि कुछ फैसले आस्था की बुनियाद पर ही किए जाते हैं, और यही आस्था का फैसला आपने बाबरी मस्जिद राम मंदिर के दौरान आपने काफी सुना होगा। लिहाजा मुस्लिम माशरे का अजान से ताल्लुक है और अजान नमाज की दावत है, लिहाजा अजान पर किसी तरह की रोक न लगाई जाए, ऐसा अवाम का कहना है। जहां आवाज की आलूदगी और फिजा में आलूदगी की बात हो रही, वहीं एपेक्स कोर्ट ने बहुत ही अहम बात कहते हुए कहा कि तमाम आलूदगी से बढ़कर टीवी डिबेट माशरे में आलूदगी फैला रही। वाज़ह आलूदगी पर बहस हो रही थी और चीफ जस्टिस एन वी रामन्ना बेंच के सामने सुनवाई हो रही थी। टीवी डिबेट पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि तमाम आलूदगी से बढ़कर टीवी डिबेट माशरे में जहर फैला रहे। हर कोई अपना एजेंडा चलाना चाहता है। दिल्ली में बढ़ती फिजाई आलूदगी पर बहस हो रही थी, तब टीवी डिबेट पर इस तरह की बात अपेक्स अदालत की जानिब से कही गई। कभी कभी हादसात ऐसे पेश आते हैं, इंसान की जिंदगी भर याद रखता है। शादी की तकरीब में शरीक होने जा रहे लोगों से भरी बस का अचानक ब्रेक फेल होने से बहुत बड़ा हादसा होते होते रह गया। लिहाजा तकरीबन 50 बारातियों की जान बच गई। मामला हुबली में पेश आया। बस जाकर दीवार से टकराकर रुक गई। आज बेलगाम रांडे कॉलोनी में एकेडमी ऑफ कंपैरेटिव फिलोसॉफी एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात पर इजलास रखा गया था। इस वक्त अहम मुकर्रीर के तौर पर शांति प्रकाशन के मोहम्मद कुन्नी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर रोशनी डाली। इस वक्त जमात इस्लामी हिंद बेलगाम से जनाब शाहिद मेनन ने विवेकानंद, महात्मा गांधी और नबी की तालीमात पर रोशनी डाली। इस वक्त दिगर इल्मी दानिशवरान भी मौजूद थे। एकेडमी ऑफ कंपैरेटिव फिलोसॉफी एंड रिसर्च के सदर एडवोकेट अशोक पोद्दार, गौरव सचिव एडवोकेट एम.बी. जिरली और दिगर जिम्मेदारान मौजूद रहे। आजाद नगर बेलगाम में इम्तिहानात में नाकाम यानी फेल होने की बिना पर मेडिकल कॉलेज की तालिबा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, जिससे अफसोस का इजहार किया। जब वालिदैन ने इस पर किसी तरह का तबसरा करने से इनकार किया। लिहाजा इतना जरूर है कि स्कूल कॉलेजेस के इम्तिहानात में नाकाम होना कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं है। लिहाजा इम्तिहानात में नाकामी को इतना संजीदगी से न लेते हुए खुदकुशी जैसे सख्त इक़दाम करने से बचना चाहिए। इम्तिहानात में नाकाम होना जिंदगी में नाकाम होना नहीं है। लिहाजा जिंदगी में इंसान को खौफ पेश से होकर गुजरना पड़ता है। पिछले कुछ महीनों में तलबा व तालिबात में खुदकुशी के मामलों में जबरदस्त इजाफा होता दिखाई दे रहा है। कोरोना लॉकडाउन में एक तरह की मायूसी समाज माशरे में देखी जा रही है। लिहाजा बच्चों को वालिदैन या उस्ताद इम्तिहानात को आखिरी इम्तिहानात के तौर पर ना समझाते हुए कोशिश करने पर जोर देना चाहिए। अक्सर ये भी देखा जाता है कि वालिदैन बहुत कुछ उम्मीदें औलाद से लगाने लगते हैं। स्कूल कॉलेजेस में ज़हनी दबाव बनाने की बजाय नाकामी कामयाबी की पहले सीढ़ी के तौर पर समझाया जाए, ताकि बच्चे ज़हनी दबाव में ना आते हुए नाकामी के बाद मायूस होने की बजाय पॉजिटिव सोच से आगे बढ़ते रहे। आज़ाद नगर में इस तलबा की खुदकुशी से अफसोस का इजहार किया जा रहा है। पिछले कई सालों से महात्मा फुले मार्केट यानी कि कांदा मार्केट का तनाज़ा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। यहाँ पर कई सारे गरीब प्याज ताजीर हैं जिनकी रोजी रोटी इन्हीं दुकानों से चलती है। लिहाजा कभी वक्फ बोर्ड अपना हक बताते हुए पुलिस को लेकर दुकानों को बंद करने का फरमान लाता है, तो कभी इनामदार अपना माल के हक बताते हुए पाए जाते हैं, तो कभी कारपोरेशन खुद इस मार्केट के जिम्मेदार होने का दावा करते रहते। जो भी हो, लेकिन यहाँ 6 महीने 8 महीने में एक बार तनाव का माहौल देखा ही जाता है और यहाँ के छोटे ताजिरों को हिरासा करने का इल्जाम भी बारहा लगाया जा रहा है। आज फिर यहाँ पर वक्फ बोर्ड की जानिब से दुकानों को बंद करने की कोशिश की गई, जिसे लेकर लतीफ खान पठान और वक्फ बोर्ड महकमा के साथ बहस हुई। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ಇದು ನೀವು ಇನ್ 17 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ನಡೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಂದನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅದರ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡದೆ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು ನಾವು ಇದನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಗೊಂದಲ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರನೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀವಂತೂ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೊಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ? ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ.
ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರು ಯಾರು ನೋಟಿಸ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಈಗ ನಾವು ಅಶ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೊಡಿ, ನಾವು 53 ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ. ನೀವು ಇದು ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಆದೇಶ ಆದಾಗ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಇದರಿಗಿಂತ ಒತ್ತುವರಿ ಆದೇಶನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸೋತಾಗ ನೀವು ಆದೇಶ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನೀವು ಇದು ಆದೇಶ ಆಗಿದ್ದು ಈ ಕೇಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಆದೇಶ ಆಗಿದ್ದು. ಹೌದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೌದು ಮೊದಲಾಗೈತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆದೇಶ ಆಗಿರೋದು ಅದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ನೀವು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದು ತಪ್ಪ ಆದೇಶ ಇದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದು ಇದರ ಆದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಡಿ, ನಾವು ಇದಕ್ಕೂ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ. 7 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿಂದ ಈಗ ಕೊಡಿ, ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ಕೊಡ್ತೀರೇನೋ ನೋಟಿಸು? ಈಗ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅದನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ. 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಗಿದ್ದಂತ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಜಡ್ಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಈಗ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ 2020 ನಾವು ತೋರಿಸಿದಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. 2020 ನಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, 2020 ಅವರು ಸಲೀಂ ಅವ್ರದ್ದು ಇದೇನು ಅದು CTS ನಂಬರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ? CTS ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರ, 300 ಮಂದಿ ಇದಾರೆ. ಅದು ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 300 ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದು CTS ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ನೀವು ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾದ್ರು, ಅವಾಗ ನಿಮ್ದೇನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆಯ್ತಲ್ಲೇ? ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಸಿದ್ವಿ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಅದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇದು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಾಗ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಮತ್ತೆ ಇದು ಕೇಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಲ್ಲ. ಅದು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಲೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ? ಮಹಾನಗರ ದುಡ್ಡು ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿ, ದುಡ್ಡು ತುಂಬಿದವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅದು ನೀವು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಇದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಕೇಳೋದಲ್ಲ, ಮಾಲಕರಾಗಿ ನೀವು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು. ಅದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದಿದೆ. ಇವರು ಮಾಲಕರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಇನಾಮದಾರ್. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇನಾಮದಾರ್. ಈಗ ಅವರು ಮಾಲಕರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಟೆನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ದಾಖಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇದೆ. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೂ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮಗೂ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಮಾಲಕರಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. KPP एक्ट के तहत आज 40 लोगों के जो एनक्रोचमेंट था, इसको हटाने के लिए ऑर्डर था। इस सिलसिले में बाग सिकंदर दरगाह की प्रॉपर्टी जो रविवार पेट में कांदा मार्केट है, यहाँ पर आए थे एनक्रोचमेंट निकालने के लिए। जो भी किराएदार हैं वो क्या तो कोर्ट में अभी मैटर पेंडिंग है टाइटल सूट के वास्ते, इनामदार कॉरपोरेशन और ऑफ बोर्ड के बीच में। वो क्लियर होने के बाद में आपका हुआ तो हमें आपके साथ कोऑपरेट कर को जो भी है खाली बोले तो खाली कराते, नहीं तो रेंट एग्रीमेंट करते बोले। वो जो कोर्ट की ऑर्डर कॉपी दिखाने की वजह से आज एविक्शन नहीं हुआ। कोर्ट ऑर्डर आने के बाद में उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आज जो 40 दुकानों को PP केस में जो ऑर्डर हुआ है, हम यहाँ पर किसी की रोज़ी रोटी को छीनने के लिए या उनको निकाल कर दूसरों को डालने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। इससे पहले भी हम लोगों को इत्तला दे चुके थे कि बाग सिकंदर की जो दरगाह की जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पर आप लोग जो यहाँ पर कॉरपोरेशन जो अपना दावा ठोक रही है, वो मैटर अलग है और ये 40 दुकानों का मैटर ये अलग है। आज यहाँ पर लोगों को कंफ्यूज करा के और गुमराह किया जा रहा है। इनामदार, मुजावर या फिरजादे जो भी होता है वक्फ प्रॉपर्टी में, ये दरगाह और मस्जिद के खादिम और खिदमतगार होते हैं, ये कोई मालक नहीं होते हैं। आप अपने जहन में रखिए। इंशाल्लाह जो बैठकर CPI साहब के सामने, जो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के सामने जो बैठकर बात हुई है कि टाइटल जो होगा, टाइटल तो कोर्ट में इंशाल्लाह 6 महीने बरस में हो जाएगा, लेकिन उस वक्त अगर जलील होकर जब खुद ब खुद निकलने से अच्छा है कि आप तमाम जो है वक्फ बोर्ड के साथ मिलकर एग्रीमेंट बनाकर अपनी रोज़ी रोटी खुद चलाने की कोशिश करें। कांदा मार्केट एसोसिएशन प्रेसिडेंट के नाते मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये प्रॉपर्टी कई सालों से ये इनामदार की प्रॉपर्टी है। इनामदार की प्रॉपर्टी 1860 के अंदर महानगर पालिका लीज पे ली थी 199 साल के लिए और 50 रुपये भाड़े पर, सालाना 50 रुपये। जब ये चलता रहा तो 1959 में इसका लीज़ ख़त्म हुआ। ख़त्म होने के बाद में जब बेलगाम के अंदर महानगर पालिका जब रोड वाइंडिंग, जब मास्टर प्लान का जब मोमेंट चला, जब DB नायक कमिश्नर के बाद में का दौर, जब बारी नवाब आ गए, पहले बारी नवाब थे, बारी नवाबों के बाद जब महानगर पालिका के महापौर संभाजी पाटिल थे, जब ये रोड वाइंडिंग जब हुआ तो जब रोड वाइंडिंग में जिन लोगों की जो जगह गई थी उन लोगों को यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया और उन लोगों को यहाँ पे जगह देने के लिए तय किया। कम से कम 130 लोगों को यहाँ पे रिहेबिलिट करने की तैयारी किया और ये जो हमारी जो मार्केट थी कांदा मार्केट वो उसको गिरा दिया गया। सिर्फ उतना ही नहीं गिरा गया, वो भावे चौक के अंदर एक तांदुल मार्केट बोल की भी थी, वो भी गिरा दिया गया। गिरा कर यहाँ पे लोगों को हकपत्र दिया गया। जब इनामदारों ने ये प्रॉपर्टी महानगर पालिका की नहीं, हम लीज पे दिए गए थे, ये उसके हम ओनर है बोल के 2013 में उनका 9 में दिया और 13 में केस जीते ये लोग और इन्होंने मालक बन गए। मालक होके नाम इनका चढ़ गया, मालकी हक में नाम चढ़ गया।
उस दौरान महानगर पालिका का कोई रोल इसमें नहीं था। फिर कई दिनों के बाद में इन्होंने अपील गए कि ये प्रॉपर्टी हम लीज पे थे और मैक्सिमम उसके अंदर के 2 एकड़ 21 गुंठे में की एक 2 एकड़ ज़मीन तक महानगर पालिका ऑलरेडी रिलीज आल्सो सोल्ड आउट बेच चुकी है, बहुत से लोगों को बेच चुकी है और कई ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। वो तो कानून तो सबलीज तो दे नहीं सकते, सबलीज तो है ही नहीं है कानून में, लेकिन समरी पावर में उस टाइम बेच चुके हैं, इसलिए तो केस हार दिए उन्होंने और इनामदार को वापस वो प्रॉपर्टी मिल गई। जब ये बाग सिकंदर का जब नाम आया इसमें, जब वफ़ वालों ने तो गैजेट कर दिया कि गैजेट में हमारा पूरा 2 एकड़ 21 गुंठे का है बोलकर पूरा वफ़ का नाम चढ़ दिया, इनामदार का नाम कम हो गया। अब तीनों मिलकर हाईकोर्ट के अंदर टाइटल सूट के लिए पेंडिंग है। उसके अलावा अब एक नीचे बेलगाम के कोर्ट के अंदर 2012 में केस डाला गया था, उन लोगों ने डाला था, वफ़ ने डाला था, और 2021 फरवरी 6 तारीख को डिसमिस हुआ है वही कॉस्ट के साथ। वफ़ का केस हार चुके हैं कि उन्होंने साबित नहीं कर सके कि बाग सिकंदर दरगाह यहाँ पे थे या कोई उसका सनद था, या हम नहीं करें वो दरगाह थे तो अब अल्हम्दुलिल्लाह लेने दो, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन इनामदार खुद बोलते हैं कि बाबा ये ओनर हम हैं, अब इसकी प्रॉपर्टी हमारे नाम पर है। ये हाईकोर्ट में हम वफ़ वालों को इतना ही समझाते हैं कि बाबा तुम टाइटल सूट पेंडिंग है, टाइटल में इनामदार हो क्या हो, इनामदार के बढ़ोतरी होने को तैयार हैं, कारपोरेशन वाले मालक हो क्या, हम कारपोरेशन को होने को तैयार हैं। 43 लोगों को हमने नोटिस दिया गया था, वो रिफ्यूज़ किए और वो बोलते हैं कि हम 12 साल के पहले नोटिस दिए थे, आज हमने ऑर्डर करने के लिए आज आए, ऑर्डर लेके आए हैं। ये क्या है, मिसलीड किए हैं। और मैं ये कहूँगा उनका एक जुडिशल है, वफ़ वालों का एक जुडिशल है, उनका ही कोर्ट है, उनका ही सब कुछ होता है, हमारी सुनवाई भी नहीं होती और ऑर्डर हो जाता है, एक्स पार्टी होता है। तो इसीलिए मैं खुद ये कहूँगा कि बाबा तुमने एक ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से सबको नोटिस देना है तो सबको दे दो नोटिस। अब हम उसके लिए हम कानूनी जवाब देंगे। अब कानूनी अगर लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो हम कानूनी जवाब देने के तैयार हैं उसके लिए। स्मार्ट सिटी के नाम के पर महानगर पालिका आती है और सर्वे करती है, कमिश्नर साहब आते हैं, अभी के हाल ही एमएलए आते हैं कि बोलते हैं कि हम इसको स्मार्ट सिटी के हिसाब से बहुत बड़ी मार्केट बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम मालक कौन है, इसका टाइटल कौन है, ये तो क्लियर करो, उसके बाद में आ जाओ। हम कोऑपरेशन देने को तैयार हैं, हमको भी अच्छे जगह में बैठ के धंधा करेंगे हम भी। देखो एक बात मैं आपको कहूँगा कि सब लोगों को उम्मीद है कि कानून के अंदर अगर ये प्रॉपर्टी को अगर लेके, इनामदार की प्रॉपर्टी सिर्फ इतनी ही नहीं है, इनामदार की प्रॉपर्टी बेलगाम में बहुत है, बहुत प्रॉपर्टी है। तो हमने क्या कहेंगे, बड़े बड़े मजबूत जो बिल्डिंग जो बनाए हैं उन लोगों को वफ़ वालों ने नोटिस ना देते हुए हमको भी नोटिस नहीं दिए, फिर ये 8.5 गुंठे के अंदर जो तगड़ा डाल के जो अपने रोजी रोटी के लिए जो बैठे हुए लोगों के लिए उनको पेट के ऊपर क्यों मार रहे हो भाई? हाँ, अगर बड़ी मार्केट बनाना चाहते हो तो देखो कर्नाटक के अंदर सेमी गवर्नमेंट है वफ़, वो भी आज तो गवर्नमेंट, वो क्या मुसलमानों की नहीं है, वो भी गवर्नमेंट की है, कारपोरेशन भी गवर्नमेंट की है। बैठो टाइटल क्लियर किए, ऐसे इनामदारों के साथ में बैठ के बात करो। हम तो टेनेंट हैं, हम तो भाड़ोतरी हैं, बहुत अच्छी एक बहुत बड़ी मार्केट बनाओ यहाँ पे 2 एकड़ के अंदर, सबको लगाओ बुलडोजर, हम भी साथ देने को तैयार हैं। जो कर्नाटक के अंदर एक मिसाल बने, हम देने को तैयार हैं, हम कानून की इज्जत करते हैं, लेकिन तुम्हें अगर बाईपास करके आगे अगर कोई रोजी पे तो हम उतना आसानी से कब्जा नहीं देने वाले।